नमस्कार। इस वक्त में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में हम उन तमाम ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं जिनके बारे में जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। आप जानना चाहते हैं कि क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात होगी एसआईआर की, जिस पर चर्चा गर्म है और चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इससे पहले तमाम बातें और तमाम सियासत एसआईआर को लेकर हो चुकी है और अब यह चर्चा लोकसभा में आज हो रही है। कांग्रेस ने इस एसआईआर के औचित्य पर ही सवाल उठाया है कि आखिर एसआईआर हो क्यों रहा है। वहीं बीजेपी के लोगों का कहना है कि पारदर्शी चुनाव व्यवस्था के लिए एसआईआर बेहद जरूरी है और एसआईआर जरूर कराया जाना चाहिए। तो यह हुई बात एसआईआर की, लेकिन बात तमिलनाडु की भी होगी, जहां पर मंदिर में कुछ भगवान के भक्त ये पूछ रहे हैं कि दीपक जलाने के लिए परमिशन की जरूरत क्यों है, और अगर अदालत ने परमिशन दे भी दिया है तो उसके बावजूद राज्य सरकार ऐसा करने से क्यों रोक रही है कि अदालत के आदेश की अवहेलना तक की जा रही है। बात केरल की होगी, जहां पर लोकल बॉडी इलेक्शंस को लेकर के भी सियासत गर्म है और इस सियासत में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं राज्य की महिलाएं। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे जवाब होंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम पर राज्यसभा में की चर्चा की शुरुआत। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के रवैये पर उठाए सवाल। उच्च सदन में विपक्षी सांसद भी चर्चा में हुए शामिल। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चल रही है चर्चा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की चर्चा की शुरुआत। एसआईआर के औचित्य पर उठाए सवाल। बीजेपी सांसदों ने कहा पारदर्शी चुनाव के लिए एसआईआर जरूरी। निचले सदन में 10 घंटे चलेगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों से की लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए काम करने की अपील। इंडिगो संकट पर सरकार का कड़ा रुख। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने लोकसभा में यात्रियों की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता। कहा संकट से निपटने के लिए सरकार उठा रही है हर संभव कदम। और तमिलनाडु के कार्थिगल दीपम को लेकर सियासत जारी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी स्टालिन सरकार ने कार्थिगल दीपम को परमिशन देने से किया था इनकार। अब डीएमके सांसदों द्वारा जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ संसद में महाभियोग लाए जाने की चर्चा जोरों पर। तो सबसे पहले लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा की बात करेंगे और इस चर्चा के बीच आरोप प्रत्यारोप की लगातार बौछार हो रही है दोनों पक्षों की तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से। संसद के शीतकालीन सत्र में सदन के अंदर और बाहर एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर सवाल चुनाव सुधारों को लेकर भी था। सवाल पूरे देश में एसआईआर कराने को लेकर था। आज लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस के बीच एसआईआर ही मुद्दा बना रहा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष हो, हर नागरिक को बिना भेदभाव वोट का हक मिले। उन्होंने कहा कि देश में किया जा रहा एसआईआर गैर कानूनी है। उधर संसद में चुनाव सुधारों पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता हासिल करने से पहले 1980 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के आरोप में नोटिस जारी किया है। उन पर 1983 में नागरिकता हासिल करने से पहले ही 1980 की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आरोप लगाया गया। तो इस बीच संसद में बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि एक समय था जब हम कांग्रेस से लड़ते थे, आज बीजेपी से लड़ रहे हैं। जहां से आपने कम्युनल माहौल तैयार किया था, उस अयोध्या से हमारी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते हैं। अखिलेश यादव मानते हैं कि अयोध्या से उन्हें जनादेश दिया है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब वे हारते हैं तो वोट चोरी होती है, ईवीएम के
बैलेट पेपर की मांग करने लगते हैं। अखिलेश कहते हैं कि यूपी में आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी जा रही है, ये एसआईआर नहीं है, अंदर अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। यानी कि जहां पर वो चुनाव जीते हैं वहां पर वो कहते हैं कि यहां पर हमको मैंडेट दिया है पब्लिक ने, लेकिन जहां वो चुनाव हार जा रहे हैं वहां पर वो कहते हैं कि इसमें दिक्कत है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर बिहार की जनता ने विपक्ष को इतनी बड़ी हार दी, लेकिन ये अभी भी सुधर नहीं रहे हैं। राहुल गांधी 20 दिन बिहार घूमे, लेकिन नतीजों से पहले विदेश चले गए। अब अगर वो बिहार जाएंगे तो कांग्रेस के पूरे विधायक एक बोलेरो में आ जाएंगे। सवाल यह है कि चुनाव प्रक्रिया में हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव जीतते हैं तो वो जनादेश होता है, लेकिन हारने पर जनादेश का अपमान आखिर क्यों? ये सवाल जनता भी पूछ रही है। और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि सदन में बहुत से लोगों को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर शक है। मुझे बहुत खेद से यह बात कहनी पड़ रही है और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस साइड पे बैठे बहुत सारे सदस्य और बहुत सारे इस देश में लोग ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आज सवालिया निशान खड़ा करने की जरूरत पड़ रही है। वही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में 35 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्या को वोट कटे, अगला कदम बंगाल के लिए है और बंगाल में कितने वोट कटेंगे इस बात से इंडी गठबंधन परेशान है, चिंतित है। आज जब 12 राज्यों में 51 करोड़ नागरिकों का एसआईआर के द्वारा वोटर पुनर्निरीक्षण हो रहा है, तो इंडी गठबंधन को दिक्कत क्या है? उसका दिक्कत मैं बताता हूँ। बिहार में जब एसआईआर हुआ है तो 35 लाख लोग ऐसे मिले जिन्होंने फॉर्म 6 भरा ही नहीं। हो सकता है बिहार से बाहर भी गए हों, पर यह भी हो सकता है कि वो लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या हो जो डर के मारे फॉर्म 6 नहीं भरा। और यही चीज जो है वह हमारे कांग्रेस के साथियों को बहुत पीड़ा देता है कि अगर बिहार में फॉर्म 6 नहीं भरने वाले 35 लाख लोग हैं तो ये बंगाल में कितने होंगे? इसी वोट पॉलिटिक्स के लिए ये चिंतित हैं। तो बंगाल में इसी वोट पॉलिटिक्स के लिए चिंतित है, ये कहना है बीजेपी का। और इस पूरे खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी के और दूसरे राजनीतिक दलों के प्रवक्ता जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे इस विषय पर, और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विनोद मिश्रा के साथ करेंगे। विनोद जी, सबसे पहले तो इसके औचित्य पर ही सवाल उठाया गया है कि आखिर एसआईआर क्यों? आपने अभी सुना मनीष तिवारी को और आपने अखिलेश यादव को भी सुना जो ये कहते हैं कि अयोध्या से हमको जनादेश मिला है, और फिर वो आगे ये कहते हैं कि हमें चुनाव आयोग पर भरोसा भी नहीं है, ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो ये कैसी सियासत है? निखिल, मैं आपके ही रिपोर्ट को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं कि जो बात अभी संजय जायसवाल कह रहे थे, बीजेपी के बड़े नेता हैं, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, कि 35 लाख वहां बिहार में लोगों ने फॉर्म नहीं भरे, इनविटेशन फॉर्म भरा ही नहीं। हाँ, तो आज आप यूपी की खबर मैं आपको बता रहा हूं कि जो इनविटेशन फॉर्म बांटे गए हैं सारे मतदाताओं में से, उसमें अभी 2 दिन के बाद ये एसआईआर प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। 11 तारीख का डेट है लास्ट जी। अभी तक 2.5 करोड़ यूपी में वो इनविटेशन फॉर्म जमा नहीं किया। तो आप सोच लीजिए कि 2.5 करोड़ यूपी में इनविटेशन फॉर्म जमा नहीं हुआ, बिहार में 35 लाख लोगों ने भरा ही नहीं। तो अब सवाल है कि जब बिहार में एसआईआर के बाद 62 लाख लोगों का वोट कटा था, वो जो भी वोटर होंगे,
तो उस वोटर के बारे में कोई एक आदमी उठ के कंप्लेन क्यों नहीं किया इलेक्शन से पहले कि भाई हमारा नाम कटा हुआ है? किसी पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने अपने किसी कार्यकर्ताओं के दम पे क्यों नहीं एक बात बताया कि भाई यहाँ हमारे जो ओरिजिनल वोटर्स थे, इस बूथ पे थे, उनका नाम कटा हुआ है? आज इस पे लोकसभा में जब आप इस चर्चा देख रहे हैं, चुनाव सुधार की चर्चा पे बात हो रही है, तो चुनाव सुधारों की चर्चा, निखिल आपने बहुत सही कहा है अपने वक्त में रिपोर्ट में कि चुनावों पे सुधारों की तो गुंजाइश है, हमेशा रहा है जी। हमेशा चुनाव में एक सुधार की प्रक्रिया होती रहनी चाहिए जी। पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में आप देखिए कितनी बार अमेंडमेंट हुए, कितने बार सुधार हुए। आज अगर इन सुधारों पे चर्चा के बीच अगर रॉज एवेन्यू कोर्ट से माननीय सोनिया गांधी के को एक नोटिस दिया गया है कि आप भारत की नागरिकता से पहले कैसे दिल्ली के इलेक्शन में आपने वोट किया था, नई दिल्ली सीट से 1980 में आपने वोट किया था, वो कैसे कर पाई थी? अब आप सोचिए कि वो चुनाव का दौर जो लोगों ने देखा है और आज जब आप चुनाव के दौर को देखते हैं और तब इस पे आप उसके चुनाव आयोग की निष्ठा पे सवाल उठाते हैं, पारदर्शिता पे सवाल उठाते हैं, तो आपको इतिहास में एक बार झांकना पड़ेगा। आपको इस बात समझना पड़ेगा कि बगैर देश के नागरिक हुए सोनिया गांधी 1980 में वोट कर सकती थी। तो ऐसे कितने अनगिनत तो फर्जी वोट होते थे, कितने बैलेट पेपर पे जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे बैलेट से इलेक्शन कराने चाहिए, तो वो बैलेट का भी लोगों ने देखा है, यूपी के लोगों ने देखा है, बिहार के लोगों ने देखा है। तो इन सारे तमाशों के बीच में सिर्फ एक ही है कि आप सीधे जनादेश का अपमान करते हैं कि जब आप जीतते हैं तो अयोध्या में आप कहते हैं कि हमने बीजेपी के नैरेटिव को फेल कर दिया, जनता ने हमें जनादेश दिया, अयोध्या में हमारा अवधेश प्रसाद जीत के आ गए। तो बाकी जगह अगर बीजेपी जीत के आती है तो उसको भी तो स्वीकार करो, उस जनादेश को। तीसरी बार अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार इस देश में प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो आपके जनादेश को स्वीकार करने में आपको दिक्कत क्या है? यह दिक्कत बताता है कि आप इम्पैशनेट है और अपनी हार पे समीक्षा करने के बजाय आज संसद के अंदर और संसद के बाहर चुनाव सुधारों की बात की चर्चा करने के साथ साथ आप सीधे एसआईआर पे सवाल उठा रहे हैं। जो मनीष तिवारी के आप वक्तव्य से देखिए, वो तो सीधे कहते हैं इलेक्शन कमीशन का पावर नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन का पावर नहीं है तो क्या मनीष तिवारी जी एक वकील है तो सुप्रीम कोर्ट का ये लगातार पिछले 4 महीनों से चल रही सुनवाई बेकार है? सुप्रीम कोर्ट ने कभी एक दिन भी नहीं कहा कि एसआईआर पे कार्रवाई प्रक्रिया जारी नहीं होनी चाहिए, इसको बंद होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा, ये जो कहना बार बार विनोद जी, ये जो बार बार कहना कि ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर जो अब दूसरी जो प्रक्रियाएं हैं संवैधानिक वो उनके तौर पर है, हमारे वोट काटने के लिए है, इसको किस तरह से देखते हैं कि ये तो एनसीआर चल रहा है, कहाँ एसआईआर है? ये कौन सा डर है? देखिए, अखिलेश जी या हो या राहुल गांधी हो, वो सीधे सीधे अपने एक वोट बैंक को एड्रेस करते हैं। जब भी चुनाव सुधार की बात कहते हैं, आज अखिलेश जी जो बात कह रहे हैं वो अपने प्रदेश के बड़े नेता है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्या उन्हें पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि आधार कार्ड किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है? तो आप किस आधार कार्ड के बारे में बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश ने आधार कार्ड को नहीं माना है? आप जब एनआरसी की बात करते हैं तो आपको क्यों अंदेशा है कि उसमें वही लोग जो हैं जो इस वोटर लिस्ट से बाहर होंगे जिनके एनआरसी की जरूरत है? क्या एनआरसी की बात करना बेईमानी है? क्या एनआरसी पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे अगर देश में अगर ये एनआरसी हुआ है और अगर भारत एनआरसी की बात करे तो क्यों कुछ लोगों में ये डर और भ्रम फैलाया जाता है? भारत के जो नागरिक हैं, भारत के संप्रभुता के वो एक स्टेक होल्डर हैं, उनको कतई कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ये पार्टियां हमेशा उन लोगों में डर फैलाती है कि अगर तुम्हारा एसआईआर होगा, तुम्हारा वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, तुम्हारे राशन बंद हो जाएंगे, तुम्हारे सारे घर परिवार के दस्तावेज खत्म हो जाएंगे, तुम्हें भेज दिया जाएगा। ये डर का माहौल जो आप दिखा रहे हैं, ये आप एक इंस्टीट्यूशंस को, एक संवैधानिक संस्थाओं को अपमान करते हैं। अखिलेश जी बड़े नेता हैं, उनको ये विचार करना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट इस बात पे क्या रुख लिया है तो कम से कम माननीय विपक्ष को भी, सदस्यों को भी इसका आदर करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ 2 विशेष मेहमान और जुड़े हुए हैं, उनसे आपका सबसे पहले परिचय करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, स्वागत है एसएन सिंह जी। और संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे सवाल हैं संदीप त्रिपाठी, आपके साथ ही शुरुआत कर रहे हैं।
एसआईआर पर चर्चा सदन में हो रही है। दरअसल चुनाव सुधारों पर और एसआईआर का जो विषय है वो पूरे जोर शोर से उठाया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि एसआईआर गैर कानूनी है। इसका औचित्य ही क्या है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सदन में चर्चा हो रही है, अब इसका सरकार जवाब दे। हम ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी है, वो बताए कि कानूनी कैसे है। नहीं तो गैर कानूनी कैसे, थोड़ा ये भी तो आप लोग बताइए सर। पहली चीज तो देश को गुमराह जो ये किया जाता है कि एसआईआर इसके पहले हो चुका है, बिल्कुल नहीं हुआ है। उसके जो क्लाज हैं, उसके जो नियम हैं, वो सारे सब एसआर की तुलना में, एसएआर और एसआर दोनों की तुलना में जमीन और आसमान का अंतर है। वहां पर डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं थी, यहाँ डॉक्यूमेंट की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं और वहां पर स्थलीय परीक्षण के आधार पर बीएलओ को अधिकार था तो वेरीफाई कर दे। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस तरीके की बात 2003 की लिस्ट की बात करेंगे, एक उदाहरण देता हूँ सर। एसआईआर की जो अभी बात आ रही है डराने की बात, महिला, मेरी माताजी की माताजी का नाम, मैं फार्म हाई स्कूल का जब पहली बार भरा हूँ तो पहली बार उस कॉलम आया था कि माताजी का नाम डालना है। और सच्चाई ये है कि मुझे उस समय नाम नहीं पता था, जो वैसे गांव में बुलाया जाता है उस नाम के अलावा जो उस तरीके का नाम था। हाई स्कूल में अपनी बात कर रहा हूँ। तो आप माताजी का नाम ढूंढ रहे हैं। तो आज बिहार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि महिला रेशियो वोटर लिस्ट में और जो जनगणना के आंकड़े हैं उसको अगर वैसे आप देखेंगे, ठीक है, मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन इसमें बाबा दादी नाना नानी का नाम तो नहीं है। आप माताजी के माताजी, यानी अगर माताजी जीवित हैं और वो वोटर हैं तो उनको अपनी माताजी का नाम बताना हो सकता है, माता पिता। लेकिन आपने जिस तरह से इसको, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्शकों के बीच में शायद ये संदेश जाएगा कि शायद अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स का नाम बताना है। इसको थोड़ा क्लियर करिएगा। नहीं, बिल्कुल बताना है, उसमें ये बट है ही नहीं है, बिल्कुल बताना है। मान के चलिए कि अगर मेरी माताजी मेरी क्या हुई, मदर ही तो हुई ना। जी बिल्कुल। माता, तो बिल्कुल मैं जो कह रहा हूँ तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरी आदत भी नहीं है। और मैं जमीन पर एसआईआर पे काम किया हूँ। और एक बता, मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं जगह बता दे रहा हूँ, बूथ संख्या बता दे रहा हूँ, भाग संख्या बता दे रहा हूँ, और भाजपा के साथी से कह रहा हूँ कि चेक करा लीजिए। बाबागंज विधानसभा 245, जो है भाग संख्या 46, और बूथ संख्या एक है 135 और 139। एक बूथ पे सर एक पाल बस्ती है, पाल बस्ती लगभग 150 लोगों की है, उसमें 20 लोगों के अलावा किसी का फॉर्म ही नहीं आया है, फॉर्म ही नहीं आया है। अब ये बताइए कि वो जो व्यक्ति छूट रहे हैं 130 के लगभग, उनकी क्या प्रक्रिया होगी? एसएनजी जरा बताएं। अब वो चक्कर लगाएं या आपत्ति दायर करें या पूरा डॉक्यूमेंटेशन पूरा लेके आए, उनका गुनाह क्या है? अच्छा, आप जो फॉर्म ही नहीं दे रहे हो तो ये लोग क्या परीक्षण करेगा? तो फॉर्म ही उसका नहीं आया है। तो इस तरीके की विसंगति, एक उदाहरण जो मैंने फेस किया उसको मैं बता रहा हूँ। ऐसे लाखों उदाहरण आपको पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश जहां 12 राज्य हैं मिल जाएगा। अब बात आई घुसपैठ की और एनआरसी की। साहब, एनआरसी असम में हुआ रखा है, इनमें घुसपैठ में दम है, उसको लागू कर दें। 17 लाख आपने बताया था ना, एक को निकाल पाए तो गपोलिया क्यों देश को इस नाम पर गुमराह करके क्यों रखना भाई? जो चीज आप कर नहीं सकते हो, आपके बस का नहीं है। हमने 1.5 लाख घुसपैठियों को बाहर किया और 3000 आप निकाल के गपोलिया मारते हो कि घुसपैठियों को हम निकालने के लिए ड्रामेबाजी कर रहे हैं। बिहार में कितने घुसपैठिए आपने निकाले? सच्चाई यह है कि आपने पहले वोट जोड़कर सरकार बनाई, अब वोट काट कर बिहार में जिस तरीके से लोकतंत्र पर डाका डालने का काम किया है, वही कमोबेश काम आप चिन्हित करके आप इसलिए कि आपके पास मैकेनिज्म है। आपने भाजपा ने एक सर्वे करा रखा है, उनके पास है कि कौन किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, और हमको भी पता होता है कि हमको इस बूथ पे इतना वोट मिला है, हमको इतना मिला हुआ है। उस आधार पर आप जो है जो एसआईआर की प्रक्रिया चला रहे हैं, चुनाव आयोग से मिलकर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मैं उत्तर आपको देना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है ये काम एसएन सिंह का है। नहीं, कोई नहीं, एसएन सिंह का है, एसएन सिंह इस पर जवाब देंगे। एसएन सिंह, बहुत सारी बातों का जवाब देना है कि ये प्रक्रिया गैर कानूनी है, इसके बावजूद कि ये सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन के दायरे में आता है, बावजूद इस तरह की बातें इन्होंने कही हैं। क्या जवाब है आपका?
निखिल जी 2 मिनट दीजिएगा, जैसे हमारे मित्र को आपने दिया। तो एक छोटी सी बात है, गाना कहा जाता है कि 2 दिन में हो गए आबाद भी बर्बाद भी, अब तमन्ना दिल में है आए न उनकी याद भी। सब कुछ क्लियर आपको यहीं पे हो जाएगा। अभी कह रहे थे कि एसआईआर पे चर्चा नहीं, एसआईआर पे नहीं, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है कि किस किस तरीके से पहले कैसे कैसे चुनाव होते थे, उत्तरोत्तर उसमें क्या सुधार हुआ, उस पर चर्चा हो रही है। दूसरा इन्होंने कहा, तो आप एक चीज बताइए कि 65 लाख मतदाताओं के नाम हटे थे, क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं थी कि 65 नाम लेकर बिहार में आए कि फला लोग हैं, इनके नाम कट गए और ये भारत के नागरिक हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा था, जैसा कि वहां की सारी पार्टियां भी कही थी कि अगर किसी के नाम कटेंगे निश्चित तौर पे वो जुड़ेगा, और वो कांग्रेस ने दे नहीं पाया। तीसरा सवाल इन्होंने बीएलओ और बीएलए पे कहा, तो जब कांग्रेस एक वो कमजोर नहीं विद्यार्थी होता है जो हमेशा कहता है कि वो बड़े अक्षर थे, छोटे अक्षर थे, जो पढ़ाई नहीं गए थे वो आ गए, लाइट चली गई थी, 1 घंटे बाद में पेपर मिला था। कांग्रेस से ये जरूर पूछा जाएगा कि निश्चित तौर पे आपने अभी एक जगह का नाम लिया, सरकार आपके बीएलए वहां पे होंगे, बीएलओ नहीं होंगे, आपने ये कौन सी प्रक्रिया को पूरा किया जो नहीं पूरा कर पाए। चौथी बात विनोद जी ने अभी यही पूछा था हमारे मित्र को, जिसको पूछा जा रहा है कि भाई राहुल जीवेन्नू कोर्ट कह रहा है कि 80 में ही वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़ गए थे, 83 में वो भारत की नागरिक बनती है और 80 में क्यों जुड़ गए। आप इसको एसआईआर नाम मत दीजिए, जो इधर उधर गुमराह कर रहे थे इसको भी सुन लीजिए, एसआर दे दीजिए, चाहे आप कहिए वोटर लिस्ट अपडेट, आप कहिए नाम जुड़ना और नाम कटना, आप कहिए गलती ठीक करना, कुछ भी तो नाम देंगे साहब, जो आपके भी सरकार में होता था, आप भी होता था। चौथी बात मैं कहूंगा, एक संवैधानिक संस्थाओं पर बार बार सवाल उठाकर और संसद से भी भागने का कार्य आप ही करते हैं, इनको बताइएगा। पहला, मणिपुर पर चर्चा की मांग की, चर्चा से भागा कौन? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की है, सदन से वॉकआउट कौन हुआ? बालाकोट पर चर्चा की मांग की है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन से भागा कौन? और जीएसटी नोटबंदी पर भागने का कार्य किए। कल आप देखें इनके 2 बड़े नेता वो सदन में थे ही नहीं, वॉकआउट कर गए। आप चर्चा सड़क पर भी किए, आप बिहार की जनता के बीच में किए, और आप अपने सहयोगियों के उससे भी भाग गए। इनके सहयोगी कहे कि एसआईआर का मुद्दा ले आकर और कांग्रेस पार्टी ने हमको फंसाने का कार्य किया। 5वीं बात मैं कहूंगा, भाई जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, क्या कोर्ट को भी नहीं मानते? अगर कोर्ट को मानते तो जाके बताते ना। राहुल गांधी जी बार बार ये सवाल बार बार उठ रहा है कि उसको गैर कानूनी कहा जा रहा है। अगर गैर कानूनी है तो अदालत में जाकर क्यों नहीं इस बात को कहते हैं कि भाई गैर कानूनी है, सिद्ध कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। सिर्फ 10 सेकंड मैं एक बात कहूंगा, कांग्रेस किसी चीज में सच्चाई बोलती नहीं। सीए में क्या बोले? देश की नागरिकता चली जाएगी। इनसे पूछिए किसकी नागरिकता गई है? 370 में कह रहे थे आसमान ही नीचे चला आएगा, मुस्लिम देश व्यापार बंद कर देंगे। कौन देश व्यापार बंद किए? 3 तलाक पे कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं पे अत्याचार होगा। पूछिए कौन अत्याचार हुआ? वक्त पे इन्होंने कहा वो तो सब मुसलमानों की संपत्ति ही चली जाएगी। कांग्रेस का काम है कि मजहबी तुष्टीकरण के लिए देश को गुमराह करना। एसआईआर कह लीजिए, एसआर कह लीजिए, वोट शुद्धिकरण की प्रक्रिया कर लीजिए, कोई तो एक प्रक्रिया होगी कि जो 18 साल का होगा उसका नाम जुड़ेगा, जो दूसरे राज्यों में चले गए हैं उनका नाम हटेगा। और लास्ट में मैं कहूंगा, इनसे पूछिए कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर, एसआर, वोट शुद्धिकरण जो भी कहिए, उसके नाते जो भगदड़ मची हुई है, क्या वो सच्चाई है या कोई मेला लगा है कि बॉर्डर पर वो लाखों लोग जाके खड़े? ठीक संदीप जी जवाब दीजिए। ठीक एक भी सवाल का सर इन्होंने जवाब नहीं दिया। चलिए, उन्होंने भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछे हैं, आप भी जवाब दे दीजिए, फिर सवाल बाद में पूछ लीजिएगा। मैं एसआईआर का जवाब दिया, मैंने एसआईआर का जवाब दिया, मैंने सोनिया गांधी जी वाले। सुनिए, वो कह रहे हैं कि आपका जवाब दिया। कौन सा प्रश्न रह गया? कौन सा प्रश्न रह गया संदीप त्रिपाठी? सीधे सीधे पूछिए। हमने इनसे पूछा था एक छोटा सा सवाल कि जिस भी व्यक्ति का फॉर्म जो नहीं आया है, जो 3 की लिस्ट में और 25 की लिस्ट में था, उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे उसका जुड़ेगा, ये बता दे। बताया इन्होंने? इनके पास का नहीं है। बताया। सुनिए, फिर बता देंगे। एसएन सिंह बताइए। बिल्कुल निखिल जी, इनको बताइए, कोई भी जो प्रक्रिया होती है ना, वो विधिक प्रक्रिया होती है, हमारे बोलने से नहीं होता। 1 महीने का समय दिया गया था आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता को, आदरणीय कांग्रेस के नेता को। अगर किसी भी तरीके से कलर्कियल मिस्टेक या मानवीय मिस्टेक के नाते किसी का नाम छूट जाता है तो बीएलओ के अलावा बीएलए होते हैं और उसको अपना नाम जुड़वाने का पूरा अधिकार होता है, संपूर्ण अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट में आप अगर आप जाएंगे ही नहीं, आप करेंगे ही नहीं, और उसमें कहा गया कि 12 दस्तावेज लगाकर आप ऑनलाइन कर दीजिए,
एक भी बताइए चुनाव के बाद भाई ये बात सभी को पता है। सुनिए, चलिए चलिए आप दोनों लोग शांत हो जाइए, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं। नहीं नहीं सुनिए, तो दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। मैं एक चीज जानता हूं कि अगर किसी का नाम नीचे लेवल पर छूट जाता है या छोड़ दिया जाता है, तो उसके बाद भी जब लिस्ट एक बार जारी हो जाती है तो भी आपके पास अवसर है। यहां तक कि चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद भी अवसर है कि आप अपनी बात को जाकर के कह सकते हैं। उसके लिए जो पर्यवेक्षक हैं, जो जिले में डीएम हैं, जो एसडीएम हैं, उनके पास भी आप अपनी बात जाकर कह सकते हैं। इसलिए इस भ्रम को तो कम से कम मत फैलाइए कि हमारे यहाँ पर बीएलओ ने अगर हमारा नाम नहीं दिया तो हम कट गया, हम हट गए। ठीक है, मैं विनोद जी को कहूंगा, विनोद जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी एक मिनट सर एक मिनट सर एक मिनट सुन लीजिए सर आप एक बार सुनिए तो लीजिए। अरे आप अपनी अपनी बात कह ली भाई, आपने अपनी बात कह ली, अब सुनिए दूसरों को भी सुनिए। सर एक मिनट, आपकी जो सुई है वो एसआईआर पे अटकी हुई है बहुत दिन से। हम लोग 3-4 महीने से आपसे साथ डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो ये मुझे बताइए, आपके उत्तर प्रदेश में 18 जिलों में कांग्रेस पार्टी ने एक भी बीएलए अपॉइंट नहीं किया है। 18 जिला में कह रहा हूं, अपने नेता से पूछ लीजिएगा। जिन 18 जिलों में आपके एक भी एसआई आपने बीएलए नहीं दिया है, वहां आप बीएलओ पे सवाल उठाते हैं तो ये कहीं सुनी बात होती है, क्योंकि आपके बीएलए वहां है ही नहीं। बिहार में भी आपने यही किया था। और दूसरा सवाल जो आप अपने ग्रैंडफादर और फादर और ग्रैंड मदर और मदर की बात कर रहे थे, ये भी भ्रम है। चुनाव आयोग ने 2002 के जो मतदाता पुनरीक्षण था, उस लिस्ट में जिसका नाम है वेबसाइट पे है, उसमें जिनका नाम था उनके परिवार के किसी भी आदमी को कोई पेपर देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई ग्रैंडफादर और कोई ग्रैंड मदर नहीं है। परिवार में, आपके परिवार में आपके माता जी का और पिताजी का नाम है, वो स्वतः संदीप त्रिपाठी माने जाएंगे। उनका बीएलओ से कोई आपको सवाल नहीं करेगा कि आप इसमें अपना पेपर दे दीजिए। सवाल ये है कि आप लोग गुमराह करते हैं, आप लोग तर्क ढूंढते हैं, तो थोड़ा सा अपने सम्मान कीजिए। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बीएलओ के लेके कहा है कि भाई बीएलओ का प्रोटेक्शन और बीएलओ के काम में कोई भी बाधा डालते हैं तो वो एक संवैधानिक दायित्व निभाने वाले किसी पर गैर जिम्मेदाराना काम होगा। बड़ी सख्ती की है। तो आप जिन चीजों को मदद करनी चाहिए इस प्रोसेस में, उस प्रोसेस पे आप लोग अड़ंगा लगा रहे हैं, जबकि आप जमीन पे नहीं है। 18 जिला मैं बता रहा हूं, आपका एक भी बीएलए नहीं है। बाकी जिलों में क्या हालत है तो आप देख सकते हैं। सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि चुनाव सुधार को कोई नहीं कह सकता कि ये गलत है मांग करना। चुनाव सुधार तो होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन खुद कई बार चुनाव सुधारों के लिए लोकसभा राज्यसभा में अपना पिटीशन लगाए रहता है कि इलेक्शन कमीशन के वो कुछ भी कानून है उसको थोड़ा और मजबूती मिलनी चाहिए। ये प्रक्रिया है। लेकिन आप एक चुनाव के ट्रांसपेरेंट जो चुनाव आयोग ने अपना दिखाया है उसकी मेहनत को आप चुनाव आयुक्त के नाम से जब आप उसको जलील करने की कोशिश करते हैं तो ये गैर संवैधानिक काम है, ये गैर कानूनी है। एसआईआर गैर कानूनी नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर संवैधानिक के दिए गया आपको चुनाव आयोग का एक अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक बार कह चुके हैं। विनोद जी आज भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और बार बार कहा है। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। 2 चीजें। अभी एसएन जी ने कहा कि आपको एक नाम नहीं मिला बिहार में, जिसको आप लेकर आइए और सुप्रीम कोर्ट में पेश करिए। पहली बात तो फिर मैं कहूंगा कि मूर्खों का समूह। साहब हमने पेश भी किया था और पेश होने के बाद फिर चुनाव आयोग जैसे अभी देखिए पेश किया था, लेकिन उन्होंने मीडिया को फेस नहीं किया था। अब मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। देखिए ऐसा ना, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझा के निकाल के दूसरे बैक डोर से लेकर चले गए थे। एक भी व्यक्ति कैमरे पर नहीं आया ये बोलने के लिए कि हाँ मेरा कटा हुआ। उन्होंने कहा जो आधी अधूरी बात हो पाई उसने कहा नेताजी हमको लेकर के आए थे, हम तो यहाँ आए, नेताजी पकड़कर साथ में लेके कि ना 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 अभी नहीं बोलेंगे। उसके बाद कोई व्यक्ति सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में कहाँ पेश किए? सुप्रीम कोर्ट में कहाँ पेश किए थे? दफ्तर में पेश किए थे। कांग्रेस दफ्तर में गए थे और वहाँ पे दिखाने का कार्य। उसी की बात मैं कह रहा हूँ, अदालत में पेश भी नहीं किया था। भारत के सभी मीडिया एजेंसियों ने बंगलोर से वही बात कह रहा हूँ। तो उसके बाद कांग्रेस की बोलती बंद हो गई थी, कांग्रेस जवाब नहीं दे पाई थी। अब इनसे केवल एक सवाल पूछ लीजिए, अब ईवीएम और वीवीपैट को क्लियर चिट दे दिए है ना,
चलिए, निखिल जी हो गया, एक फिर सवाल आप पूछ बोलिए। नहीं नहीं, लीजिए, अब अब भाई इंडियन और पुरानी वीवीपैट जो को क्लियर दे दीजिए। बात हो चुकी है मेरी- उस पे नहीं, कम से मेरी कम बात भ्रम पूरी भ्रम हो न जाए उसके फैलाएं बाद। लोगों में, इसीलिए ये इस बात को दोबारा में लेकर आए। एहसन जी मेरी- बोल लेने दीजिए मेरी संदीप बात जी को, संदीप जी कुछ कहना मेरी चाह रहे बात हैं। पहले पूरी हाँ हो जाए तब ना सर। हाँ संदीप जी मैंने बोलिए आधी बात बोली थी, आधी आधी पे आपने टोक दिया। बोलिए बोलिए। सर उसी के बाद योगेंद्र यादव जी लेके गए थे, और उसी के बाद कोर्ट ने एक निर्णय दिया, जहां पर चुनाव आयोग ने क्या कहा सर, कि ये प्रक्रिया, वोट जुड़ने की प्रक्रिया नामांकन तक चलती रहेगी। ये किस 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 घटना के बाद आदेश आया था? तो उसी घटना के बाद आदेश आया था। और आप कह रहे हो 3 लाख वोट कैसे जुड़ गया नामांकन के पहले? बात करते हो, पूरे देश को गुमराह करते हो, खुद पता। अरे देखिए ऐसा है ना, देखिए अभी आप अपनी ही बात को फिर पलट दिया आपने। अभी आप कह रहे थे कि हमारे गांव में, हमारे पोलिंग बूथ पर नाम BLO जुड़ता ही नहीं, फिर आप दर्शकों को याद होगा, अभी आप कह रहे थे कि उनका नाम कट गया, वो कैसे कट जाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि अदालत ने कहा है कि नामांकन तक जुड़ेगा। दोनों में से सही क्या है ये बताइए। फिर मैं दोनों चीज बता रहा हूँ, उसको भी जोर दे रहा हूँ। पहली चीज तो कोर्ट ने आदेश दिया, हमने एसएनजी से पूछा प्रक्रिया क्या है। नाम तो जुड़ ही जाएगा सर, लेकिन जो गांव का एक व्यक्ति मजदूरी करने वाला 350 रुपए कमा के शाम को अपने बच्चों का पेट पालता है, वो एक हफ्ता दौड़े नहीं दौड़ेगा। आपका BLA जो 18 जिलों में नहीं है वो लेकर जाएगा, इसीलिए तो BLA है, इसीलिए तो BLA है, वो नहीं दौड़ेगा। आप समझिए कि उसके वोट से ज्यादा उसको वोट, मैं जो वर्तमान परिस्थिति है उसके वोट से ज्यादा दिक्कत राजनीतिक दलों का है कि अगर एक भी वोट छूट जाएगा, आप लोग लेकर के उसको सर पे बैठा कर लेकर जाएंगे। आई एम सॉरी टू से, लेकिन यही सच्चाई है। BLA 1 और BLA 2। चलिए एसएन जी से जवाब ले लेते हैं, एसएन जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए अब ठीक है, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया, संदीप जी जवाब ले लें। हाँ सुन लीजिए, संदीप जी को आप 4 घंटा समय दे दीजिए, 40 घंटा समय दे दीजिए और 400 घंटा समय दे दीजिए। वो आज भी SRR SIR पे ऐसे घुमाते रहेंगे गोल गोल। इनको मजहबी तुष्टीकरण करना है, एक विशेष धर्म को ये दिखाना है कि आपका वोट कट रहा है, क्यों कट रहा है, कैसे कट रहा है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वाजिब और गैर वाजिब को नहीं बता पाएंगे कि सच्चाई चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। अगर कोई गलत सही हो गया तो भी बता दीजिए और सही गलत हो गया तो भी बता दीजिए, वो नहीं बता पाएंगे। तीसरी बात मैं पूछूंगा कि अलग अलग समय में अलग अलग विरोध करने का कार्य करते हैं, इनसे पूछिए अब EVM और वीवीपैट को क्या क्लियर चिट दे दिए? इनको संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना है, देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाना है, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना है, कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, और ये नहीं बताना है कि सवाल उठा क्यों रहे हैं। भाई पूछा जा रहा है कि जब आप जनता के बीच में गए, क्या बिहार की जनता को आप नकार रहे हैं? बिहार की जनता के लिए अगर SIR मुद्दा रहता तो बिहार की जनता आपको स्वीकारती, हमको नकार देती। बिहार की जनता ने उसको मुद्दा माना ही नहीं। और आज भी चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से बोकस वोटिंग होती थी, हाथों में किस तरह से स्याही लगाने का कार्य हुआ, किस तरह से आपकी सरकार में। हमने तो नहीं कहा कि आप रिकॉर्डिंग क्यों करा रहे हैं, हो सकता है विपक्ष का वोट काटने के नाते रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, नहीं, ये जरूरत थी, आवश्यकता थी कि भाई आप इतने ही खर्च सकते हैं, इतना नहीं कर सकते हैं, आप जितनी भीड़ इकट्ठा कराएंगे उसकी रिकॉर्डिंग होगी, कौन अपराधी है कौन गैर अपराधी है। अगर चुनाव की सुधार की प्रक्रिया को नहीं अपना रही है कांग्रेस पार्टी तो यही मानी जाएगी कि ये वो हूं वाली विदेश की वो पार्टी जो हमेशा भारत में संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करती है और विभाजन के लकीर के साथ खड़ी हो जाती है। आप विभाजन का कार्य कर रहे हैं। आपके ही एक नेता पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कि नया बंगाल बनने वाला है पश्चिम बंगाल, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आके स्पष्टता से बताना चाहिए कि आप चुनाव सुधार प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, SIR का विरोध कर रहे हैं या तुष्टीकरण का कार्य करें। संदीप जी सिर्फ आप इतना बता दीजिए। और लास्ट में निखिल जी ने जो पूछा था वो जरूर पूछूंगा, क्या आपकी जो सबसे बड़ी नेता है आदरणीय श्री सोनिया गांधी जी, उनको उस 80 में कांग्रेस पार्टी ने धोखे से उनका नाम जुड़वाया था? इसको जरूर बता। आप तो सबसे इस बात का जवाब शायद संदीप त्रिपाठी न देना चाहें, क्योंकि ये फैक्ट जो सामने आया है इस पर अदालत ने नोटिस जारी किया है, तो इस पर संदीप त्रिपाठी को मैं नहीं चाहता हूं कि वो थोड़ी असहज स्थिति में आए, क्योंकि मेरे पास अब शब्द भी नहीं रह गया। इस चर्चा को आप देना चाहेंगे जवाब? संदीप जी देना चाह रहे हैं? ठीक है संदीप जी दीजिए जवाब। चलिए, सोनिया गांधी का नाम कैसे जुड़ गया था? मैं तो बंद कर रहा था, आप ही देना चाह रहे हैं, बताइए। चुनाव आयोग की छाती पर उसकी चोरी के खिलाफ जो हमने चढ़ा सर,
तो देखिए आप अरे पिक्चरों में आपने भी कैसे नाम जुड़वा दिया था उनकी छाती पे, उनकी छाती पे चढ़े, वो सब छोड़िए। आपने नाम कैसे जुड़वा दिया था सोनिया गांधी का? वो देश की नागरिक भी नहीं थी, नाम कैसे जुड़वाया था ये बताइए, वो प्रक्रिया बताइए, प्रोसेस क्या था? 83 में नागरिक हुई। वो प्रोसेस क्या था जो देश के बाकी लोगों के लिए नहीं था? दरअसल निखिल जी ये लोग ये मान नहीं कर बता चले पाएंगे थे ना। सर, वो प्रोसेस निखिल नहीं जी बता ये मान कर पाएंगे, चले वो थे। प्रोसेस नहीं बता ये मान पाएंगे। कर आप चले खाली थे ये कि बताते हमारे रहेंगे कि आज हम चुनाव आयोग की छाती पर चढ़कर काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुमराह मत करिए लोगों को। धन्यवाद, 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 धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद एसएन सिंह जी आपका, धन्यवाद विनोद जी आपका भी धन्यवाद बहुत हमारे साथ इस जुड़ने के लिए। लेकिन ये सवाल जरूर उठेगा कि जब बात ये कहते हैं कि एसआईआर में बीएलओ ने अगर नाम नहीं जोड़ा तो उसका नाम कैसे जुड़ेगा? तो नाम जोड़ने के लिए राइट टू अपील भी है। अगर कोई दिक्कत है तो आप जाइए उच्च अधिकारी के पास, पर्यवेक्षक के पास, जिलाधिकारी के पास, और वहां पर भी नाम जुड़वाने की प्रक्रिया है। और अब चुनाव आयोग ने कहा है कि नामांकन के दिन से पहले तक वो नाम जुड़ सकते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उसमें भी दिक्कत है कि आखिर वो आदमी क्यों जाएगा, और अगर नहीं होता तो ये सवाल उठाया जाता कि भाई राइट टू अपील है ही नहीं है, राइट टू चैलेंज है ही नहीं है। तो एक बात होती है कि ना हराने से हारेंगे, न जिताने से जीतेंगे, क्योंकि हमें हंगामा खड़ा करना है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब बात तमिलनाडु की, ये सियासत जो है वो अध्यात्म और धर्म से जुड़ी हुई है, क्योंकि मंदिर में दीप जलाने पर विवाद आखिर क्यों, किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? तमिलनाडु के मदुरई जिले के थिरुपरन कुंद्रम पहाड़ियों पर स्थित भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में कार्तिकई दीपम जलाने के पारंपरिक कार्यक्रम में किए जाने के हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद राज्य सरकार ने उसका पालन नहीं किया। यह अपने आप में बड़ी खबर रही। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और हिंदू भक्तों ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और अंततः तय स्थान पर, जो कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, उस तय स्थान पर कार्तिकई दीपम नहीं जलाया जा सका। और ये डीएमके सरकार का की जिसको कहते हैं कानून व्यवस्था की वो बार बार बात उठाते हैं, तो ये भी समझने की जरूरत है। तमिलनाडु की थिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी पर स्थित मंदिर हिंदुओं का महत्वपूर्ण मंदिर है, जिसमें हर साल कार्तिकई दीपम जलाने की परंपरा रही है। लेकिन यह धार्मिक स्थल एक मुस्लिम धार्मिक स्थल यानी कि दरगाह के काफी नजदीक है। तो जो मदुरई की खंडपीठ रही, जस्टिस स्वामीनाथन ने जैसे ही मंदिर में दीपक जलाने का आदेश दिया, वैसे ही आदेश एक बड़ा सियासी और गंभीर मुद्दा बन गया, क्योंकि वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस आदेश को अपनी धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन समझा और राज्य सरकार ने भी उसको वैसे ही उसी भावना में उसी तरह से उसको भी ट्रीट किया। और उसके बाद पूरी राज्य में सियासी घमासान शुरू हो गया। हिंदू संगठन और भक्त ये तर्क देते हैं कि दीप थून पर दीप जलाना यानी उस स्तंभ पर दीप जलाना एक सदियों पुरानी और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण परंपरा है। हम आपको बता दें, ये जो स्थान है, ये जो पहाड़ियां हैं, ये मदुरई से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, प्राचीन पहाड़ियां हैं, जहां पर यह परंपरा बहुत समय से चली आ रही थी। लेकिन राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन का तर्क है कि 1996 के एक अदालती आदेश के अनुसार दीप को मंदिर के निचले हिस्से में पारंपरिक स्थान पर जलाया जाना चाहिए। 1996 में इस एक आदेश देकर के इसको बदल दिया गया था। दरअसल कार्तिकई दीपम मामला जो थिरुपर कुंडलम पहाड़ी है, उस पर एक प्राचीन पत्थर के दीपक स्तंभ से जुड़ा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये पूरा विवाद उस दीप जलाने के अधिकार से संबंधित है। और विवाद इस बात का है कि क्या यह दीप पहाड़ी पर जलाया जाना चाहिए या मंदिर परिसर के अंदर जाकर जलाएं।
ये बात जो है डीएमके सरकार का कहना है कि मंदिर परिसर के अंदर जलाइए, जो आपका एरेना है, जो आपकी बाउंड्रीज है, उसमें भी आप नहीं जला सकते। जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि दीपथून में दिया जलाने से दरगाह या मुसलमानों के अधिकार पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आपके प्रेमाइसेस में नहीं जला रहे हैं। उसके बावजूद लेकिन ऐसा न करने से पहाड़ी के खाली हिस्सों पर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है। जो अदालत का आदेश था, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि दीपथून में दिया जलाने से दरगाह या मुसलमानों के अधिकार पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा न करने से पहाड़ी के खाली हिस्सों पर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि मस्जिद के ट्रस्टी उन पर कब्जा करने की कथित कोशिशें कर रहे हैं। तो आगे यह भी कहा गया कि भले ही यह परंपरा पिछले कुछ समय से न रही हो, लेकिन दीपथून पर दिया जलाकर निचली चोटी पर मंदिर के मालिकाना हक को जताना भी जरूरी है। उनका स्थान है, वो कहीं भी उसको जला सकते हैं। अपने स्थान में, अपने घर में, अगर अपने परिसर में वो मंदिर में दिया जला रहे हैं, तो इससे दूसरे के धार्मिक हक पर आखिर असर कैसे पड़ सकता है, ये सवाल बार बार पूछा जाएगा। तो अब बदली हुई सियासत में डीएमके ने न सिर्फ जस्टिस स्वामीनाथन के फैसले का वो विरोध कर रही है, बल्कि उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है। ऐसी भी खबरें हैं कि वो कह रहे हैं कि उस जस्टिस को ही हटा देंगे जिसने ये फैसला दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की दुहाई देने वाले लोग जो कहते हैं कि तुष्टीकरण हम नहीं करते, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। ये फैक्ट्स हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। तो दिया जलाने पर विवाद जो है, उसके फैक्ट्स हमने आपके सामने रखे हैं। आपको खुद निर्णय लेना है कि दरअसल हो क्या रहा है। अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है कि तुष्टीकरण है, तो क्या है। एमडीएमके के दुरई बैंकों ने कहा है कि सब तमिलनाडु में आने वाले चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। The Tamil Nadu government had issued, restrictive orders. Despite the restrictive orders, the High Court judge had put a contempt thing, had issued a contempt, and has forced the applicants, the Hindutva forces, to alight the flame. So this purely done keeping in mind the future Tamil Nadu elections, and what happened in Ayodhya, what happened in Maharashtra will not succeed in Tamil Nadu. कह रहे हैं जो अयोध्या में हुआ उसको तमिलनाडु में नहीं होने देंगे। अयोध्या में क्या ऐसा हुआ जो तमिलनाडु में नहीं होने देंगे। अयोध्या में एक विवाद आया जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लंबे समय तक वो विवाद रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां भव्य मंदिर बनाया गया है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया है। तो ऐसा क्या हुआ है अयोध्या में जो आप वहां नहीं होने देंगे, ये भी सवाल उठता है। तो आप इसकी जो लाइन है, जो सेंटिमेंट्स हैं और जो सियासत है, वो पकड़ने की कोशिश करिएगा। बीजेपी के नेता सीआर केसवन ने कहा है कि डीएमके सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है। The undemocratic DMK government brazenly defying the court order, allowing the lighting of the sacred Kartigai Deepam lamp at the Deebathun pillar atop the Thiruparamkundram hill shows the DMK government's deep disrespect for Ambedkarji's constitution. It also exposes the DMK government's bitter hatred towards Hindu faith and Hindu devotees. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी साथी संवाददाता रितेश रंजन चेन्नई से जुड़े हुए हैं और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। रितेश, सबसे पहले आपसे ऑन ग्राउंड रिपोर्ट जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर के, क्योंकि अदालत का आदेश था, हाईकोर्ट का आदेश था, जिसका पालन राज्य सरकार नहीं कर पाई। और अब ये कहा जा रहा है, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि डीएमके इस तैयारी में है कि जस्टिस स्वामीनाथन जिनकी बेंच ने यह फैसला दिया, कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ अब उनको भी हटाने की तैयारी की जा रही है, ये कोशिश की जा रही है, दरअसल महाभियोग लाने की बात कही जा रही है। जी हाँ निखिल जी, सबसे बड़ी बात है कि जो आपने बताया उसमें 100 से कुछ ज्यादा सांसद हैं लोकसभा में जिन्होंने इम्पीचमेंट पर हस्ताक्षर किया है, और आगे ये लोकसभा में है। राज्यसभा में करीबन अभी आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन राज्यसभा में भी ये कार्यवाही जारी है।
और अगर किसी जज के खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जाता है तो उसके लिए सबसे जरूरी प्रक्रिया जो है 100 से ज्यादा सांसद लोकसभा में और कुछ 40 या 50 के लगभग से ज्यादा सांसद राज्यसभा में होने चाहिए और तभी किसी जज के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन क्यों इन जज के खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया की जा रही है? केवल इसलिए क्योंकि जो हिंदू पक्षकार थे जिन्होंने अपना कोर्ट से मांग की थी कि जब कार्तिक दीपम उत्सव जो कि पारंपरिक उत्सव है और वो आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से उस जगह पे मदुरई सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल में होता आया है और वहां यदि कार्तिकेय दीपम के दीप जलाया जाएगा, लोग जलाए जाएंगे और उसकी अनुमति दे दी गई केवल इसलिए, ऐसा क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मसला बताया जा रहा है डीएमके की तरफ से कि ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ेगा, ये कहीं से नहीं बनता है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मेरी वहां के स्थानीय लोगों से बात होती है, कार्तिकेय दीपम उत्सव में केवल हिंदू पक्षकार ही नहीं, मैंने कई लोगों से जब बात की तो उनका कहना था कि क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कई धर्म के लोग जिनको आस्था है कार्तिकेय दीपम उत्सव में, वो स्वयं जाकर के ये दीप जलाते हैं और केवल उस जगह पे नहीं, अपने घरों में, अपने आसपास के इलाकों में भी दीप जलाते हैं। तो ये सामाजिक सौहार्द बनाने वाला एक पर्व है जो कि मदुरई के लिए काफी बहुत प्रचलित उत्सव है और केवल मदुरई ही नहीं, पूरे तमिलनाडु में इसका जो है इस कार्तिकेय दीपम उत्सव को मनाया जाता है। लेकिन हाँ, मदुरई में सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल है और एक चीज जिसके लिए विवाद बताया जा रहा है, ये जो विवाद है, जहाँ ये टेम्पल है, टेम्पल से काफी ऊपर एक दरगाह बना हुआ है और ये दरगाह करीबन 14वीं शताब्दी के लगभग में है और मंदिर जो है वो 6वीं शताब्दी से बहुत पहले का है। तो कार्तिकेय दीपम उत्सव काफी पहले से आता हुआ मनाया जा रहा है और अब जब दरगाह बना तब भी जारी रहा। हाँ, ये है कि ये आपस में दो समुदायों के बीच प्रश्न न हो तो एक व्यवस्था बनाई गई कि जो है जो माउंटेन है, पर्वत है, उसके निचले स्तर पे ही जहाँ मंदिर के पास है वहां कार्तिकेय दीपम उत्सव मनाया जाए, के ऊपर ना मनाया जाए। और इनफैक्ट जब इस मामले की सुनवाई हुई 2017 में भी इसको यथास्थिति बनाए रखने के लिए आदेश दे दिया गया था। लेकिन जब अभी हाल में मामला सुनवाई के लिए कोर्ट में आया तो जज ने कहा कि ये पूरा टेम्पल जो है टेम्पल परिसर का क्षेत्र आता है और यहाँ आप कहीं पे भी जो है दीप जला सकते हैं। तो ऐसे में आप किसी की धार्मिक भावनाओं को बिल्कुल, और सबसे खास बात है रितेश की, अगर अपने परिसर में जो किसी भी मंदिर के अधिकार क्षेत्र में जो चीजें हैं, अगर उस जमीन पर उस क्षेत्र में कोई दिया जलाता है, कोई दूसरा काम करता है, धार्मिक अनुष्ठान करता है, उससे बाहर रहने वाले लोगों को कोई क्या दिक्कत हो सकती है? अगर आप अपने घर में दीपक जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे किसी दूसरे को बाहर जो है आपके घर के, उससे उसको क्या दिक्कत हो सकती है? ये सवाल सीधा है। रितेश आप बने रहे हमारे साथ। विनोद जी, सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे, ये क्या सीधे तौर पर तुष्टीकरण की सियासत की इम्तिहान है, अगर ऐसे समझें तो इसको? निखिल, अगर मैं आपकी इस रिपोर्ट से देखूं और जो अभी रितेश बता रहे थे, तो डीएमके सरकार ने वो एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि साउथ का अयोध्या बना दिया है। मैं दक्षिण का अयोध्या इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने, कम से कम तमिलनाडु सरकार ने रिएक्ट किया है हाईकोर्ट के इस जज के खिलाफ में और इस फैसले के खिलाफ में, इसको बिल्कुल आप समझिए कि आने वाले समय में वो दक्षिण का अयोध्या है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवान मुरुगन के को आप अगर देखें कि तमिलनाडु में उनको मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, हिंदू संप्रदाय के साथ साथ में और भी जो लोग हैं वो भी भगवान मुरुगन को एक बड़ा आदर्श मानते हैं अपने इसमें। जैसे अपने लोग देवी देवताओं को मानते हैं, उस तरह भगवान मुरुगन के प्रति आस्था है। भगवान मुरुगन के उस मंदिर में ये कार्तिक महीना है, ये सिर्फ बिहार यूपी के लिए नहीं है, पूरे देश में कार्तिक महीना एक पवित्र महीना होता है जिसमें महिलाएं अक्सर दीप जलाती हैं और इस तरह के दीपोत्सव का आयोजन करती है। हमारे यहाँ भी दिवाली और इस तरह की चीजें होती है उत्तर में। वैसे ही वो ये जो इनका दीपोत्सव था दीप स्तंभ पे, वो एक ट्रेडिशनल उनका एक हजारों सैकड़ों साल का एक फेस्टिवल माना जाता था। तो जज ने जो बात कही है स्वामीनाथन ने, वो एक तरह से इनके ये सेकुलर नैरेटिव और ये सेकुलर कम्युनल के नैरेटिव को एकदम एक्सपोज कर दिया है। जी, ये कोई मंदिर में के मुस्लिम के और ये ट्रस्ट के दरगाह ट्रस्ट का विरोध नहीं है, ये जमीन पे कब्जा करने की एक साजिश है। जी, जज ने जब बात साफ कही है कि भाई मंदिर के परिसर में वो स्तंभ है
उस पे अगर दीप जलाया जाता है, उससे दूसरे धर्म के लोग कैसे आहत हो जाएंगे? जी, आप उसको चाहते हैं कि वहां एक तरह से हिंदू संप्रदाय के लोग जो ये उत्सव करते हैं वो जाना छोड़ देंगे, तो कल वो दरगाह के साथ में उसको शामिल किया जा सकता है। मुश्किल से 50-60 मीटर की दूरी पे है। जी। दूसरी बात ये समझने की जरूरत है निखिल कि जो डीएमके सरकार मंदिरों के राजस्व को सीधे सीधे अपने गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में यूज करती है, इसी कर्नाटक सरकार पे आरोप है कि मंदिरों के 9 लाख किलोग्राम सोना को उसने गला के और उसका यूज अपने सरकारी फंड के लिए किया था। तो आप मंदिरों के पैसे, मंदिरों के राजस्व से आप सरकार का डेवलपमेंट करते हैं और मंदिरों के जो ट्रेडिशन है उस पे एक दीप जलाना है, तब आप सेकुलर कम्युनल और आप कहते हैं सांप्रदायिक दंगे। ठीक है, इस सियासत को सभी लोग समझ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया रितेश आपका और विनोद जी आपका। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। केरल की सियासत की खबर अभी बाकी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बात केरल के सियासत की, जहां आधी आबादी और ग्रासरूट डेमोक्रेसी, इन दोनों का एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है। क्योंकि केरल में पहले फेज के चुनाव में लोकल बॉडीज का इलेक्शंस हो रहा है और पहले फेज के चुनाव को लेकर लोगों में वो जोश देखने को मिला है जिसने बाकी सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। दूसरे फेज का मतदान 11 दिसंबर को होना है। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस में राजनीतिक दलों ने सियासी नैरेटिव पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मतदान केंद्रों पर उमड़ी भीड़ ने से अंदाजा लगाया जा सकता है राज्य की होम मेकर्स अब घर की जिम्मेदारी से अलग सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी लेने के लिए भी आगे आई हैं। महिलाओं की लंबी लंबी कतारें इस बात की गवाही दे रही हैं। केरल में मुन्नार पंचायत चुनाव देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। बीजेपी उम्मीदवार सोनिया गांधी के मैदान में उतरने की खबर ने लोगों को चौंकाया था। जी हां, ये सोनिया गांधी कांग्रेस वाली सोनिया गांधी नहीं है, बल्कि बीजेपी के टिकट पर सोनिया गांधी वहां लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ रही। 34 साल की सोनिया देश के लिए कुछ करने के जज्बे से चुनाव मैदान में उतरी हैं। 9 से 11 दिसंबर को होने वाले चुनाव में जेनजी और पढ़ी लिखी लड़कियों ने बड़ी भागीदारी के साथ इसमें अपना स्थान बनाया है और स्थानीय निकाय चुनाव में डेवोल्यूशन ऑफ पावर की जीती जागती तस्वीर पेश कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले केरल में स्थानीय निकाय और लोकल बॉडी इलेक्शंस राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। कहते हैं कि जो पार्टी निकाय चुनाव जीतती है वही केरल में सरकार बनाती है और 2 बार से सीपीएम के साथ यही हुआ है, जबकि कांग्रेस निकायों में पिछड़ती हुई दिख रही। तो क्या इस बार भी जो इस बार के रिजल्ट्स हैं वो यही तस्वीर पेश करेंगे? इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता विनया इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विनया, किस तरह से देखती हैं इस तस्वीर को, जहां बिहार में आपने देखा कि महिलाओं ने जबरदस्त वोटिंग की तो चुनाव का जो नतीजा था उस पर उन्होंने असर डाला, लेकिन यहां पर वो खुद राजनीतिक हिस्सेदारी निभाने के लिए आगे आई हैं? जी बिल्कुल, ये 7 बजे शुरू हो गया था केरला में वोटिंग, तो अभी 4 बजने वाले हो, 9 घंटा हो गया। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हो कि लंबे लाइन है। वो लंबे लाइन का एक और इम्पोर्टेंस है कि उस लंबे लाइन में ज्यादातर नारियां है कि 2 लाइन है यहाँ, एक पुरुष के लिए, एक महिलाएं के लिए। उसमें महिलाएं के लाइन आप देख सकते कि लंबे, बहुत लंबे लाइन है। तो ये 7 बजे शुरू होके अभी 4 बजने वाले हैं, तो 9 घंटा हो गया, फिर भी ये लाइन कम नहीं हुआ है। जब शुरू हो गया था सुबह तब भी ये लाइन है, अभी खत्म होने वाले 6 बजे तब भी ये लाइन है। तो केरल में लोग, स्पेशली महिला लोग, वो लोकतंत्र का उत्सव है, चुनाव वो बिल्कुल पूरी तरह से मनाने के लिए बिल्कुल तैयार करके अपने पोलिंग बूथ में वोट डालने के लिए आए हैं। अभी तक तो
0.57% का पोलिंग अभी तक रिकॉर्ड किया है और ये और भी बढ़ जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लाइन और भी है और 6 बजे तक समय भी है कि सुबह बहुत लंबी लाइन थे और फिर दोपहर का वक्त हुए तो थोड़ा कम हो गया था। अभी 3 बजे के बाद और भी लोग यहाँ पोलिंग बूथ में आने के लिए तैयार हो गया और लोग आ रहे और इस बार बहुत सारे सुविधाएं भी इलेक्शन कमीशन ने इस बार वोटर्स को दिया है। नया वोटर्स को गिफ्ट है, स्वीट्स दे रहे और महिलाओं के लिए पिंक बूथ है, ऐसे बहुत सुविधाएं भी यहाँ दे रहे अभी। जी निश्चित तौर पर आपने जिस तरह से बताया कि 3 बजे तक अगर 57.5% वोटर्स ने अपना वोट किया है तो उम्मीद की जा रही है शाम 6 बजे तक निश्चित तौर पर फर्स्ट डिवीजन में पास होने वाले हैं केरल के वोटर्स। कम से कम इस बात की उम्मीद कर रहे हैं और सबसे खास बात यह है विनया कि आपने दिखाया कि किस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़कर न सिर्फ वोट दे रही हैं बल्कि वो इस राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रही हैं, वो खुद प्रत्याशी भी हैं। बहुत शुक्रिया विनया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।